चैप्टर नंबर 20 की स्टार्टिंग होती है बैक स्टोरी के साथ। जो रॉल होता है वो हमें बताता है कि जो उसका फादर है काउंट मेलविन डी एस्टन, उसके टोटल 2 भाई थे और टोटल वो लोग 3 भाई थे उसके बाप को मिला के। जो उसका बड़ा भाई था वो था ब्रदर जेडन और जो उसका छोटा भाई था वो था ब्रदर ऑस्टिन। रॉल बताता है कि उनके तीनों भाइयों में से जो उनका सबसे टैलेंटेड भाई था वो था रॉल का बाप यानी कि मेलविन, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा भाई जेडन था तो वही नेक्स्ट काउंट बनने वाला था। हमें पता चलता है कि जो जेडन था वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और बहुत ज्यादा वायलेंट था। अगर कोई भी चीज उसे परेशान करती थी तो या तो वो उस चीज को ही खत्म कर देता था या उसे जान से मार देता था। हमें पता चलता है कि एक दिन मेलविन ने इंटरमीडिएट एक्सपर्ट को अचीव किया और जो उसका बाप था यानी कि मेलविन, उसे ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा नेक्स्ट काउंट बनने के लिए जेडन से भी ज्यादा, और चांसेस थे कि मेलविन नेक्स्ट काउंट बन जाए। इस सब के चलते जो जेडन था उसे मेलविन से बहुत ज्यादा जलन होने लगी और वो उसे बहुत ज्यादा धमकाने लगा। उसने इवन मेलविन को मारने का भी ट्राई किया, लेकिन फिर एक दिन अपनी यही सब हरकतें करते हुए वो पकड़ा गया और उसके बाद से जो जेडन था उसको उसकी सारी प्रिविलेज से हटा दिया गया। मतलब अब वो काउंट नहीं बन सकता है। टाइम बीतता गया और जो मेलविन था वो काउंट बन गया, लेकिन फिर भी जो जेडन था उसे विस्काउंट का टाइटल मिला और उसके पास अपना लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड भी था। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था कि उसे काउंट का टाइटल नहीं मिला और उसके भाई को काउंट बना दिया गया। उसने लास्ट में अपने जितने भी एसेट्स थे उन सभी को एक राइवल फैमिली वालों को बेच दिया जिसका नाम था मार्क्वेस मैकनेल, और उसने अपने फॉलोअर्स के साथ किंगडम को छोड़ दिया। ये सब कुछ हुआ था 15 साल पहले। उस समय पे रॉल एस्टन बॉर्न हुआ था और फिर इसके प्रेजेंट मोमेंट में जो अपना रॉल होता है वो हमें बताता है कि अभी यहाँ पर विस्काउंट जेडन के लड़के को देखकर तो मैं कह सकता हूँ कि जो बेरेनगेंडर है वो किस हद तक गिर चुका है। गाइस, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने जिस 5th कैटेगरी के बच्चे को देखा था वो वही है अपना जेडन का बच्चा। और फिर उसके बाद अपना रॉल बोलता है कि यहाँ पे भी जितने भी लोग खड़े हैं इन सबको 15 साल पहले हुए इंसिडेंट से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो इन्हें नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है विस्काउंट जेडन की तरफ। ये लोग जरूर किसी न किसी मौके का इंतजार कर रहे होंगे कि ये लोग कैसे अभी के काउंट को हटाएं और उस स्पॉट को ले लें। रॉल बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ में जो एस्टन काउंटी था उसको स्प्लिट कर दिया गया था मल्टीपल फैक्शंस में, जिसकी वजह से एस्टन काउंटी एकदम बर्बाद हो चुका था और इसीलिए मैं ये सब कुछ नहीं होने दे सकता हूँ और इसलिए मैं इस जगह पर हूँ। अब मैं इन लोगों को बताऊंगा कि ये लोगों ने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। वो अपने मन ही मन में ऐसा भी बोलता है कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है और अब ये मेरा टाइम है कि मैं भी अपने कुछ मूव्स करूँ। और फिर उसके बाद वो फिलिप की तरफ को इशारा करता है और फिलिप सभी को शांत करने के लिए कुछ ढोल जैसा बजाने लग जाता है। फिर उसके बाद रॉल सबसे बोलता है कि मैंने तुम लोगों की बहुत बकवास सुन ली और अब मैं भी तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वो बर्नार्ड और पियर्स से बोलता है कि ये चीजें उनको दो जरा। हम लोग देखते हैं कि रॉल ने उन सभी के हाथों में एक एक बुक पकड़ा दी होती है और वो सभी लोग देखते हैं कि मतलब सिंपल सी बुक होती है और वो लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या बुक है। रॉल सबसे बोलता है कि इस बुक का टाइटल पढ़ो। इस बुक का टाइटल बहुत ज्यादा लंबा होता है। टाइटल का नाम होता है रिपोर्ट ऑन द मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ काउंट एस्टन्स एस्टेट विद अटैच्ड एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मटेरियल्स रिगार्डिंग बेरेनगेंडर्स एम्बेजलमेंट एंड मिस एप्रोप्रिएशन। अब जैसे सभी लोग वो बुक खोलते हैं तो वो लोग एकदम हैरान से हो जाते हैं और वहीं जो बेरेनगेंडर होता है वो भी बुक को खोलकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि नहीं, ये रियल नहीं है, ये एकदम फेक है। फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि हाँ, ये सभी लोगों को थोड़ा लेजिटिमेट टाइप का लग सकता है और ये बिलीव करने में भी थोड़ा हार्ड है। और फिर उसके बाद रॉल सबसे बोलता है कि चलो फिर बहुत होगी मजाक मस्ती, अब हम लोग थोड़ी सीरियस बात करते हैं। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे 200 ट्रेनीज हैं जिनको यहाँ पे फ्री लेसन्स दिए जा रहे हैं। आखिर वो ट्रेनीज अभी कहाँ हैं? बेरेनगेंडर आंसर देता है कि उन लोगों ने गिव अप कर दिया और वो लोग यहाँ पे इक्विपमेंट्स के साथ भाग गए। फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि क्या 200 के 200 भाग गए? और इसका मतलब ये है कि तुम ये कहना चाहते हो कि वो जो ट्रेनीज थे वो इस जगह के भी नहीं थे। ये सही में बहुत ज्यादा वियर्ड है कि आखिर तुम कैसे हर ट्रेनी को कैपिटल के आउटसाइड से चूज कर सकते हो। हम फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर तो इसलिए बैठाते हैं ताकि हम उस कैपिटल में अपने लिए थोड़ी इज्जत पा सके, लेकिन इस चीज का क्या सेंस बनता है कि तुमने बाहर के लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए चूज किया? बैरन एकदम फ्रस्ट्रेट होते हुए आंसर देता है कि वो सारे लोग भाग गए
और वैसे भी ये मेरी मर्जी थी कि मैं किसको चूज करूं। रॉल बोलता है हाँ श्योर, ये तुम्हारी मर्जी थी, और वैसे भी इस बुक में उन सबके एड्रेसेस भी लिखे हैं, तो हम लोग जल्दी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देंगे। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। रॉल बोलता है कि इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग तुमने 100 गोल्ड स्वॉर्ड्स दी थी एज प्रेजेंट्स अदर बैरन्स को, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी उसके हिसाब से तो उन लोगों को सिर्फ 10 गोल्ड स्वॉर्ड्स मिली हैं। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तो ऐसा भी कहते हैं कि तुमने 100 सी रैंक वाले मर्सेनरीज को यहाँ पे अपॉइंट किया था एज मेंशन गार्ड्स। आखिर वो गार्ड्स अभी कहाँ हैं? जहाँ तक हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी, हमें तो यहाँ पे सिर्फ 20 एफ रैंक वाले गार्ड्स मिले। फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि मेन बिल्डिंग में यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट पार्टीज हुई हैं, सेलिब्रेशन फॉर बैरन्स सन, बैरन की वाइफ का बर्थडे, बैरन के हंटिंग सेरेमनी एटसेट्रा एटसेट्रा। रॉल बोलता है कि मैं नहीं समझा कि आखिर तुमने इतने ज्यादा एस्टेट एक्सपेंसेस को ये फुद्दू की पार्टीज में क्यों यूज किया। वहीं रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इन सब को सुनते हुए तो अभी मैं बहुत ज्यादा अमेज हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ही पता है कि इन सब को बनाने में मुझे कितनी ज्यादा मेहनत लगी। मुझे रात भर उठ के ये रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ी। फिर उसके बाद रॉल हमें ऐसा भी बताता है कि लास्ट नाइट मुझे पता चला कि इनमें से बहुत सारे पेपर्स फेक हैं, तो मुझे बैरन के हाउस में स्नीक करना पड़ा। वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि हम लोगों को अकाउंट्स की रियल बुक मिली मेरी एनालिसिस पावर्स की मदद से और पियर्स के ऑब्जर्वेशन स्किल्स की मदद से, और फिर उसके बाद मैंने अपनी डॉक्यूमेंट कॉपी स्किल को यूज किया ताकि मैं इन सबकी कॉपीज बना सकूं सबको दिखाने के लिए। अब उसके बाद रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, और बैरन ने अभी तक इनका काफी कितना फायदा उठाया। फिर उसके बाद रॉल सभी से बोलता है कि जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि एस्टेट के आधे से ज्यादा एक्सपेंसेस को सिर्फ फिजूल खर्ची में यूज किया गया, क्या यहाँ पे अभी भी कोई है ऐसा जो कि मेरे बैरन गैंडर को उसकी पोजीशन से निकालने के डिसीजन को डिसएग्री करता है? और उसके बाद सभी लोग मतलब अमेजिंग अमेजिंग कहने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वाओ तुमने एकदम कमाल कर दिया। लेकिन उतने में जो बैरन गैंडर होता है वो बोलता है कि तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया, आखिर तुम्हें कितनी देर लगी ये सब कुछ प्रिपेयर करने में? 1 साल 2 साल? तुम सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो मेरे नेफ्यू। उसके बाद जो रॉल होता है वो मनी मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये बैरन गैंडर क्या कर रहा है, क्या अब ये कोई और नई चाल चलने की सोच रहा है? और फिर उसके बाद जो बैरन गैंडर होता है वो बोलता है कि क्या किसी ने भी इस बुक के बारे में कोई फिशी चीज नोटिस नहीं करी? वो बोलता है कि मैंने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में ऐसी ऑर्गेनाइज्ड टेम्पररी रिपोर्ट नहीं देखी है। जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है उसको मे बी 2 या 3 पन्ने की रिपोर्ट में समेट लिया जा सकता है, लेकिन ये बुक पूरी की पूरी 30 पेजेस की है। फिर उसके बाद बैरन गैंडर पूरी असेंबली में बोलता है कि मेरे नेफ्यू ने सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी, लेकिन ये बात कोई भी सेंस नहीं बनाती है। वो सभी से बोलता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि पहले से ही तैयार की गई है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि ये मुझे यहाँ से निकालेगा और अपनी फैमिली को रिस्ट्रेन करेगा कैपिटल में। फिर उसके बाद पूरी की पूरी पब्लिक भी बोलने लग जाती है कि हाँ बैरन गैंडर सही कह रहा है, ये सब कुछ एक पॉलिटिकल साजिश है। एस्टन वालों को यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगता था, तो वो लोग अपना बजट बचाने के लिए हम सबको यहाँ से फायर कर रहे हैं। ये सभी लोग अदर फैमिलीज के सपोर्ट को डिक्लाइन करना चाहते हैं और इसलिए इन्होंने बैरन गैंडर को भी फायर किया। वो बोलता है बैरन गैंडर की हम लोग ऐसा नहीं होने दे सकते हैं, जैक्सन। और उतने में एक जैक्सन नाम का बंदा आगे आता है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये हमारी कुछ रिक्वेस्ट हैं जिनकी हमने लिस्ट बनाई है, अगर आप इसे साइन कर देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे बिना किसी डिसरिस्पेक्ट के। रॉल जेक से बोलता है कि जेक इसे थोड़ा अच्छे से देखना, और फिर उसके बाद जेक जब उस पेपर को देखता है तो उसमें जो डिमांड्स होती हैं वो होती हैं कि पहली डिमांड होती है कि जो स्टेट की ओनरशिप है वो ट्रांसफर की जाए कोई जॉइंट टाइटल वाले को अंडर द नेम ऑफ बैरन गैंडर और कोई अदर फैमिली मेंबर्स को। दूसरी डिमांड होती है कि मैनेजमेंट का है जितना भी स्टेट का वो सारा का सारा डिटरमाइन किया जाएगा फैमिली मेंबर्स जो कि कैपिटल में रहते हैं उनके द्वारा। और जो तीसरी डिमांड होती है वो ये होती है कि जो मेन फैमिली की स्वॉर्ड स्किल है उसको एक्सक्लूसिवली शेयर किया जाए बाकी सारी ब्रांच फैमिली मेंबर्स को भी, ताकि उसे फैला सके। जेक वो सारी डिमांड्स को पढ़कर बोलता है कि व्हाट द फक, क्या तुम सभी लोग दिमाग से पैदल हो चुके हो? वो बोलता है कि हम मॉन्स्टर्स को हंट करके स्टेट में जितना पैसा जोड़ सकते हैं तुम उन पैसों की पार्टी करते हो, और तुम्हें ओनरशिप चाहिए, स्वॉर्ड स्किल चाहिए, गो फक योरसेल्फ। बैरन गैंडर जेक से बोलता है कि आखिर तुम मेरे सामने इतना रूडली कैसे बात कर सकते हो, और हमें अब समझ में आ गया है कि फैमिली के क्या मोटिव्स हैं। जेक एकदम गुस्से में उससे बोलता है कि तो क्या कर लेगा तू, जा
जैसा मैंने कहा गो फक योरसेल्फ, हम तुम्हें इस घर में रहने की एक बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे, निकल ले चल। और ऐसे ही वो उससे और भी बहुत सारी बातें कहता है। फिर उसके बाद जो बेरेंगेंडर होता है वो बोलता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तूने हमको इंसल्ट कैसे किया। और वो अपनी जेब से अपनी तलवार निकाल लेता है, मतलब उसका जैसे फाइट करने का मूड हो रहा होगा। और वहीं जो अपने बाकी पियर्स, जेक, फिलिप लोग होते हैं वो सारे लोग भी मतलब फाइट के लिए अपनी स्वॉर्ड वॉर्ड निकालने लग जाते हैं। और ऐसा एकदम मतलब मानो वहाँ पे अफड़ा तफड़ी का माहौल मच गया होता है और बस अब फाइट शुरू ही होने वाली होती है। लेकिन उतने में जो रॉल होता है वो जेक से बोलता है कि सर जेक प्लीज स्टॉप। वही जो बेरेंगेंडर होता है वो बोलता है कि अभी ये जो 3 नाइट मेरे सामने खड़े हैं ये सबसे बेस्ट गोल्डन बियर नाइट्स हैं और मैं इनके सामने घंटा भी नहीं टिक सकता, तो मुझे थोड़ी बात संभालनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद वो रॉल से बोलता है कि रॉल इसने हमें इंसल्ट किया, अगर तुम इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करोगे और अपोलोजाइज करने के लिए नहीं कहोगे और उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे और फिर रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन जो रॉल होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो जेक ने कुछ भी गलत नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो भी हरकतें करी हैं वो इस पेपर्स की मदद से सॉल्व हो जाएगी? मुझे तो लगता था कि तू इतना इम्प्रेस्ड हो कि थोड़ा शर्माएगा। और फिर उसके बाद रॉल अपनी भी स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि मुझे तो लगता था कि तू थोड़ा बहुत तो अथॉरिटेरियन पर्सन होगा, लेकिन तू उतना भी नहीं निकला। तू जानता है कि वो जो तूने पेपर्स में बुलशिट्स लिखी हैं मैं उनमें कभी भी साइन नहीं करूंगा। तो बोल आखिर तू क्या कहना चाहता है? वहीं जो अपना बेरेंगेंडर होता है वो मन ही मन में बोलता है कि मैंने तो सुना था कि ये पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा वीकेस्ट और सबसे ज्यादा टैलेंटलेस है, लेकिन आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आई? लेकिन मैं भी अब पीछे नहीं हट रहा हूँ। और फिर इसके बाद बेरेंगेंडर सभी से बोलता है कि अब यहाँ पे ब्लफ करने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम लोग इस जगह को नहीं छोड़ सकते हो जब तक ये लोग पेपर को साइन नहीं करेंगे। और वहीं उसके कुछ बंदे पीछे से जो मेन गेट होता है उसको बंद कर देते हैं और जो बेरेंगेंडर के साथ बंदे आए होते हैं वो लोग बोलते हैं कि तुम इस जगह को नहीं छोड़ सकते हो जब तक तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करोगे। और वहीं हम रॉल को देखते हैं जो कि मतलब थोड़ा एकदम साइको काइंड ऑफ लुक देता है और वो बोलता है कि मुझे थोड़ा केयरफुली सोचना पड़ेगा। एंड बस यहीं पर हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मुझे कमेंट से बताना कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा और अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना।